हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंटरकनेक्टिंग फिजिक्स। आज मैं आपको इस वीडियो में गॉस थ्योरम की एप्लीकेशंस करवाने जा रही हूँ, जिसमें कि मैं आपको इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड एंड होलो स्फीयर करवाऊंगी। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम आइए शुरू करते हैं। आप मुझे रेगुलर अपडेट्स के लिए नीचे दिए गए लिंक्स पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो देखिए बच्चों, हमारे पास यहाँ पे 4 केस हैं, 4 तरह के केस हैं। देखिए, एक है हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर, सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर, और एक केस देखिए हॉलो नॉन कंडक्टिंग एंड सॉलिड नॉन कंडक्टिंग। तो इस तरीके से हमारे पास 4 पॉसिबिलिटीज देखिए बन रही हैं। देखिए ध्यान से देखिए फिर से, हॉलो कंडक्टिंग, सॉलिड कंडक्टिंग। हॉलो कंडक्टिंग मीन्स लाइक फुटबॉल, मीन्स अंदर से जो है वो खाली होगा, हॉलो कंडक्टिंग और मेटेलिक स्फीयर। एंड सॉलिड कंडक्टिंग, जैसे आयरन का गोल गोला होता है ना, एक पूरा भरा हुआ सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर। या फिर हॉलो नॉन कंडक्टिंग, या फिर इंसुलेटिंग, या फिर डाइलेक्ट्रिक स्फीयर। ओके, हॉलो नॉन कंडक्टिंग या फिर सॉलिड नॉन कंडक्टिंग। अब देखिए, या तो हॉलो कंडक्टिंग हो, या फिर सॉलिड कंडक्टिंग हो, या फिर हॉलो नॉन कंडक्टिंग हो, इन तीनों केसेस में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो सेम रहेगी। देखिए याद रखिएगा एक बार फिर से, चाहे हमारे पास हॉलो कंडक्टिंग हो, सॉलिड कंडक्टिंग हो, या हॉलो नॉन कंडक्टिंग हो, इन तीनों केसेस में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसी रहेगी? देखिए सेम रहेगी, कि जो चार्ज है वो सिर्फ सरफेस पे होगा। देखिए सिर्फ सरफेस ऑफ द स्फीयर, ओनली सरफेस ऑफ द स्फीयर। और अंदर से क्या होगा? खाली, अंदर से कोई चार्ज नहीं होगा, अंदर इसके कोई भी चार्ज नहीं होगा। अंदर चार्ज क्या होगा? 0 0 0। ठीक है, चाहे आप पॉजिटिव चार्ज दें, चाहे आप नेगेटिव चार्ज दें, इन तीनों केसेस में जो चार्ज है वो कहाँ होगा? सरफेस पे। देखिए हॉलो अंदर से खाली है, चार्ज कहाँ रहेगा? कहीं भी नहीं, उसको जगह ही नहीं मिलेगी रहने को, वो जाएगा सरफेस पे। अब कंडक्टिंग पे चार्ज अंदर 0 होता है, ये हम नेक्स्ट आने वाले चैप्टर्स में देखेंगे चार्ज 0 कैसे होता है, मैं आपको बताऊंगी फिर। पर अभी तक आप याद रखिए कि सॉलिड कंडक्टिंग में भी जो चार्ज है वो कहाँ चला जाता है? सरफेस पे। ठीक है, और हॉलो नॉन कंडक्टिंग में भी चार्ज जो होता है सरफेस पे होता है। तो ये तीनों केसेस में हॉलो कंडक्टिंग, सॉलिड कंडक्टिंग एंड हॉलो नॉन कंडक्टिंग, इन तीनों में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज सेम। दैट इज चार्ज ऑलवेज रिसाइड्स ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर एंड इनसाइड चार्ज इज 0। अब देखिए फोर्थ केस जो है सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। सॉलिड नॉन कंडक्टिंग मीन्स इंसुलेटिंग मीन्स डाइलेक्ट्रिक, ये वाला लास्ट केस। इसमें जो चार्ज होगा वो सारे वॉल्यूम के ऊपर जो है वो स्प्रेड हो जाएगा। देखिए सारे, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, सारे वॉल्यूम के ऊपर जो है वो चार्ज होगा। दैट इज चार्ज स्प्रेड्स ओवर द होल वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। तो अभी हम देखिए क्या करने जा रहे हैं, इन सारी डिस्ट्रीब्यूशंस की वजह से हमने क्या कैलकुलेट करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या कैलकुलेट करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखिए इन तीनों में ये जो फर्स्ट 3 है हमारे पास, हॉलो कंडक्टिंग, सॉलिड कंडक्टिंग, हॉलो नॉन कंडक्टिंग। ठीक है, यहाँ देखिए ना, नॉन कंडक्टिंग है, अंदर तो चार्ज रहेगा नहीं, अंदर जगह ही नहीं मिलेगी, हॉलो है, चार्ज कहाँ जाएगा? बाहर। ठीक है, तो इन तीनों केसेस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने का तरीका है वो रहेगा सेम। लेकिन जो फोर्थ केस है सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, उसमें जो है इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा, वो भी सिर्फ एक केस के लिए। तो चलिए आइए देखते हैं। आई होप ये आपको पता चल गया होगा, इसको आप ध्यान से नोट कर लीजिएगा। अगर आपको पीडीएफ नोट्स की जरूरत है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो देखिए बच्चों, हम पहली वाली वीडियो में हम पहले 3 केसेस कर चुके हैं। दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेन शीट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 2 पैरेलल शीट्स। तो 3 केस हम कर चुके हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक दिया है, आप उस लिंक को फॉलो कर सकते हैं। तो अब देखिए हमारे पास फोर्थ केस है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली थिन स्फेरिकल शेल, दैट इज hollow sphere। थिन स्फेरिकल शेल, शेल मीन्स hollow sphere जो अंदर से खाली है, जैसे फुटबॉल होता है ना, देखिए फुटबॉल के अंदर से खाली होता है, हवा भरी होती है, तो वैसे ही होगा। ठीक है, hollow sphere। तो चलिए
इसके लिए लेट अस कंसीडर अ पॉजिटिव चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द सरफेस ऑफ द स्फेरिकल शेल। ये वाला, ये देखिए, ये हमने शेल कंसीडर किया है जिसका रेडियस कितना है r, और हमने इसकी वजह से क्या कैलकुलेट करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या कैलकुलेट करना है हमने, इलेक्ट्रिक फील्ड, और किस मेथड से करनी है, गॉस थ्योरम से, गॉस लॉ से। मैंने आपको पहले भी बताया है कि बहुत सारे मेथड्स हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के, और गॉस थ्योरम इज द सिंपलेस्ट मेथड। गॉस लॉ जो है हमें इजीएस्ट और सिंपलेस्ट मेथड बताती है इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने का। चलिए ठीक है, तो चलिए देखिए, हमारे पास तीन पॉसिबिलिटीज बनेंगी हमारे पास। एक, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट आउटसाइड द शेल। सपोज करिए इलेक्ट्रिक फील्ड हमने जिस पॉइंट पी पे कैलकुलेट करनी है वो पॉइंट पी शेल के बाहर है। और नंबर टू, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द शेल, की पॉइंट पी जो है वो सरफेस पे है, ठीक है। और थर्ड केस होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट इनसाइड द शेल, या फिर जो पॉइंट है वो शेल के अंदर हो, ठीक है। तो अब देखिए, नंबर वन डिस्कस करेंगे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट आउटसाइड द शेल। तो उसके लिए हमने देखिए पॉइंट पी कंसीडर किया है, ठीक है। क्या डिस्टेंस है उसका, r फ्रॉम द सेंटर ऑफ द शेल, ठीक है, सच दैट r इज ग्रेटर देन कैपिटल R, कि मींस r, अगर आपने ये लिख दिया तो इसका मतलब है कि जो पॉइंट P है वो क्या है, आउटसाइड द स्फीयर, क्योंकि रेडियस से जो है वो डिस्टेंस इस पर क्या है, ज्यादा। तो ये देखते ही आपको पता चल जाना चाहिए, या जब आप एग्जाम में लिखेंगे तो एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि आपने पॉइंट P जो है वो शेल के बाहर लिया है, ठीक है। तो अब देखिए, ड्रॉ अ गॉसियन सरफेस। अब देखिए हमने पहले भी किया है, हमारे स्टेप्स क्या हैं, हमने पॉइंट P कंसीडर करना है, फिर हमने गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना है, फिर हमने गॉस थ्योरम लगानी है, और हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट कर लेना है। तो स्टेप्स अभी भी सेम रहेंगे। हमने पॉइंट P से क्या करना है, गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना। अब देखिए हमें क्या दिया हुआ है, शेल दिया है, शेल इज स्फेरिकल है ना, तो हमारा गॉसियन सरफेस भी क्या होगा, सिमेट्रिकल, जो भी किस फॉर्म में होगा, एक स्फीयर की फॉर्म में, एक शेल की फॉर्म में, ठीक है, अराउंड दिस शेल। ओके, अब देखिए गॉसियन सरफेस का की पॉइंट क्या है, सिमेट्री। सिमेट्री इज द की पॉइंट ऑफ द गॉसियन सरफेस, ठीक है। अब गॉसियन सरफेस यहाँ पे एक स्फीयर है, तो मीन सेंटर से जो डिस्टेंस है वो कितना है, r, यहाँ पे भी r होगा, स्मॉल r यहाँ पे, स्मॉल r यहाँ पे, स्मॉल r यहाँ पे, तो मीन्स r सेम है। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी हर पॉइंट पे क्या होगी, सेम। चाहे आप यहाँ पे निकालिए, चाहे आप यहाँ पे निकालिए, चाहे आप यहाँ पे निकालिए, आप कहीं पे भी निकालिए, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो है सेम रहेगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो r है, स्मॉल r, जो कि हर पॉइंट पे क्या रहेगा, सेम रहेगा फ्रॉम द सेंटर ऑफ द शेल O, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे जो हम P पॉइंट पे, सिंस ये क्या है, कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का एक एग्जांपल है, तो हमें पता नहीं है कि कितना चार्ज है, कितने नंबर्स ऑफ चार्ज हैं, हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में हम एक छोटा सा एलिमेंट ले लेते हैं। लेट अस सपोज हमने एक एलिमेंट ले लिया, इसका एरिया है ds। तो इसका एरिया वेक्टर कैसा होगा, एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो देखिए ऐसे होगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ठीक है, और डायरेक्टली आउटवर्ड, और देखिए आउटवर्ड बाहर की साइड। और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, रेडियली आउटवर्ड, रेडियली है ना। अगर नेगेटिव शेल होगा तो रेडियली इनवर्ड, अगर पॉजिटिव है तो रेडियली आउटवर्ड, ठीक है। तो यहाँ से ये पता चलता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और ds वेक्टर में एंगल कितना है, 0 डिग्री, दे आर इन दी सेम डायरेक्शन। तो चलिए आइए गॉस थ्योरम लगाते हैं। अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट ds इक्वल टू q ओवर एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब देखिए E और ds में एंगल क्या है, 0 डिग्री, सो cos 0 is 1 एंड E ds क्लोज इंटीग्रेशन इक्वल टू q ओवर एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए E को हम बाहर निकालेंगे इंटीग्रेशन से, क्यों, क्योंकि गॉसियन सरफेस के हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, सेम, क्या होगी, कांस्टेंट होगी, इसलिए हम इसको इंटीग्रेशन से बाहर निकाल सकते हैं, विच इज इक्वल टू q ओवर एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ ds, व्हाट इज ds, कहाँ लगाया है आपने इस टाइम गॉस थ्योरम, यहाँ पे, ये यहाँ पे जो डॉटेड स्फीयर दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। और इसका एरिया कितना होगा, इसका सरफेस एरिया कितना होगा,
4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, क्योंकि ये वाला एरिया इस टाइम हम कौन सा गॉसियन सरफेस कंसीडर कर रहे हैं, ये रेड डॉट्स वाला, ठीक है। तो इसका क्या होगा 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। तो देखिए वैल्यू पुट करेंगे और हमारे पास जो वैल्यू आएगी दैट इज 1/4 पाई आर स्क्वायर क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट, या फिर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर स्क्वायर। तो ये वैल्यू आई हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की एट अ पॉइंट आउटसाइड दी स्फीयर, ठीक है। अब अगर वेक्टर फॉर्म में आपने लिखना हो तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर स्क्वायर एन कैप, और एन कैप कैसा होगा, एन कैप कैसा होगा, ऐसे परपेंडिकुलर टू द सरफेस एंड डायरेक्टली आउटवर्ड, ठीक है। अब देखिए अगर तो आपको एग्जाम में पूछा है कि ऐसे निकालिए चार्ज की फॉर्म में, ठीक है, आपने देख लेना है कि आपको किस तरीके से पूछा है, तब तो ये निकलेगा फॉर्मूला, चार्ज की फॉर्म में पूछा है। अगर तो आपको पूछा है सिग्मा की फॉर्म में, ठीक है, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा की फॉर्म में, तो इसको और तरीके से हम करेंगे। देखिए कैसे, देखिए अब यही फॉर्मूला उठाएंगे, ये जो हमने किया है ना यहाँ पे E × 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट, इसी को हम यहाँ पे उठाने जा रहे हैं, ठीक है। तो अब देखिए क्यू कैसे, अब देखिए किस फॉर्म में पूछना है आपको, सिग्मा की फॉर्म में। सिग्मा क्या होता है, क्यू डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ दी स्फीयर या सरफेस, जो भी हमने कंसीडर किया है। तो यहाँ से क्यू कितना लिखने का, देखिए सिग्मा इंटू एस, देखिए अगर सिग्मा इक्वल टू क्यू ओवर एस है, हमने सिग्मा क्यों लिया, क्योंकि हमारे पास जो सिमेट्री है देखिए यहाँ पे वो क्या है, कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, देखिए लिखा है ना यूनिफॉर्मली, ठीक है, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। तो हमें पता नहीं है यहाँ पे कितने नंबर ऑफ चार्जेस हैं कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में, यही तो होता है, चार्ज इतने क्लोजली स्पेस्ड होते हैं आपस में कि हमें पता ही नहीं होता यहाँ पे कितने नंबर ऑफ चार्जेस हैं। तो जब हमें पता नहीं है यहाँ कितने नंबर ऑफ चार्जेस हैं, तो हम किसकी हेल्प लेते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी की, मीन्स चार्ज पर यूनिट एरिया, मतलब छोटे से एरिया में हम चार्ज का पता लगाने की कोशिश करते हैं फिर कि छोटे से एरिया में चार्ज कितना होगा, ठीक है। तो इसलिए हम किसकी हेल्प लेते हैं, सिग्मा की। तो अगर तो आपको चार्ज की फॉर्म में पूछा है, गिवन चार्ज क्यू दिया है, तब तो ये फॉर्मूला ठीक है, ठीक है। अगर आपको सिग्मा की फॉर्म में पूछा है तो हमें पता है सिग्मा क्या होता है, क्यू डिवाइडेड बाय एस। तो क्यू क्या होगा, सिग्मा इंटू एस, एंड व्हाट इज आर, सॉरी व्हाट इज एस, एस इज द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर, और इस बार हमारे पास जो गिवन स्फीयर है उसका कितना रेडियस है आर, तो 4 पाई आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर, सिग्मा किसका है, स्फीयर का, कैपिटल आर स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए इक्वेट करेंगे, यहाँ क्यू की वैल्यू पुट करेंगे। अब देखिए हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, एंड द वैल्यू इज सिग्मा आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर। अब देखिए फॉर्मूला चाहे ये हो चाहे ये हो, चाहे आपने सिग्मा की फॉर्म में निकाला हो चाहे आपने चार्ज की फॉर्म में निकाला हो, हम दोनों रिलेशंस में से ये देख रहे हैं कि E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। ये जो चीज है यहाँ ध्यान देने वाली है, ठीक है। ये वैल्यू तो हमें पता है, ये अभी मैं डिस्कस करने जा रही हूँ, अभी दोबारा आऊंगी। पर अभी तक आपने ये देखना है कि एग्जाम में, फाइनल एग्जाम में आपको किस फॉर्म में पूछा है। अगर तो इस फॉर्म में पूछा है तो ये निकालिए, अगर इस फॉर्म में पूछा है तो ये निकालिए, ठीक है। और नंबर दूसरी बात देखिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है ये चीज, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको पता लगाना पड़ेगा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में कि आपको यह क्या दिया है, सिग्मा की फॉर्म में दिया है क्वेश्चन या फिर चार्ज की फॉर्म में दिया है। अब देखिए ये वाला फॉर्मूला हमने पहले भी पढ़ा था, जब हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ठीक है, पढ़ा था ना हमने, ठीक है। तो उसमें हमने इलेक्ट्रिक फील्ड क्या पढ़ी थी, ड्यू टू पॉइंट चार्ज इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूला तो जाना पहचाना है ना। तो इट मीन्स ये जो हमारे पास जो फॉर्मूला है ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो इट मीन्स अगर हम पॉइंट पी को इस गिवन शेल के बाहर कंसीडर करते हैं, तो ये जो शेल है ये इस पॉइंट के लिए कैसे बिहेव करेगा, एक पॉइंट चार्ज, कैसे बिहेव करेगा, पॉइंट चार्ज। तो वैल्यू क्या होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर स्क्वायर, ठीक है। तो चाहे देखिए फॉर्मूला ये हो चाहे फॉर्मूला ये हो, हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। चलिए अब सेकंड केस देखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द शेल। सरफेस ऑफ द शेल मींस गॉसियन सरफेस भी अब यही पे है,
मीन्स आर इक्वल टू क्या है, कैपिटल आर ऑन द सरफेस, सरफेस के ऊपर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ पे देखिए ये जो वैल्यू थी ना हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर स्क्वायर, यहाँ स्मॉल आर को हम जो है वो कैपिटल आर से पुट कर देंगे, वैल्यू ये आ गई। अगर सिग्मा के फॉर्म में लिखना है तो ये देखिए यहाँ पे जब हम सिग्मा आर स्क्वायर करेंगे और एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर की जगह पे कैपिटल आर स्क्वायर भर लेंगे वैल्यू, तो ये कट जाएगी, तो हमारे पास ई की वैल्यू आएगी सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट विच इज गिवन। And this is the maximum value of the electric field. It means electric field की maximum value कहाँ होती है, on the surface, on the surface of the shell। ठीक है, ठीक है, क्योंकि उसके बाहर तो जो है वो वैल्यू डिक्रीज हो रही है 1/r²। ठीक है, अब देखिए थर्ड पॉइंट है इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इनसाइड द स्फेरिकल शेल, इनसाइड। ठीक है, ये स्फेरिकल शेल है हमारे पास जिसका रेडियस r है, और इस बार हमने पॉइंट P जो है वो अंदर कंसीडर किया है, मींस r इज लेस देन r। समझ रहे हैं ना, ये जो डॉटेड है ये है गॉसियन सरफेस ये, और इस बार हमने जो पॉइंट है वो कहाँ लिया है, सरफेस शेल के अंदर, शेल के कहाँ लिया है, अंदर, जिसका डिस्टेंस क्या है, स्मॉल आर। सो लेट अस कंसीडर अ पॉइंट P। ठीक है, जिसका एरिया है ds और एरिया वेक्टर इज आउटवर्ड। लेकिन अब देखिए शेल पे चार्ज कहाँ था, सिर्फ बाहर, शेल पे चार्ज कहाँ था, बाहर, अंदर तो चार्ज था नहीं। गॉसियन थ्योरम क्या कहती है, गॉसियन थ्योरम कहती है कि जो हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स है that is equal to net charge enclosed by the Gaussian surface over epsilon naught, enclosed by, तो अंदर तो चार्ज है नहीं, जब अंदर चार्ज ही नहीं है तो गॉस थ्योरम क्या बनेगी, q ओवर एप्सिलॉन नॉट, q को 0 पुट करेंगे तो e कितना हो जाएगा, 0। तो इट मींस inside the hollow sphere, inside the shell, electric field is 0। अब देखिए चाहे वो हॉलो कंडक्टिंग हो, ठीक है, क्योंकि तब भी चार्ज कहाँ होगा, सरफेस पे, या फिर वो सॉलिड कंडक्टिंग हो तब भी चार्ज कहाँ होगा, सरफेस पे। ठीक है, चाहे फिर हॉलो नॉन कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग, इन तीनों केसेस के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इनसाइड दी हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर या सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर या हॉलो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, वैल्यू क्या होगी, 0। सरफेस पे यही होगी और आउटसाइड द पॉइंट भी यही होगी। तो इन तीनों केसेस के लिए जो हमारे पास कैलकुलेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने की, वो क्या है, सेम है। तो ये बात आपने बिल्कुल याद रखनी है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप ध्यान से पढ़ लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं, तो आपको कहीं भी और प्रिपरेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपने हमेशा याद करना है कि हॉलो कंडक्टिंग हो, सॉलिड कंडक्टिंग हो मीन्स अंदर से खाली हो या पूरा भरा हुआ हो स्फीयर, या फिर हॉलो नॉन कंडक्टिंग हो मीन्स जिसको डाइलेक्ट्रिक भी बोलते हैं, इंसुलेटिंग भी बोलते हैं। इन तीनों केसेस में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अंदर क्या होगी, 0, क्योंकि अंदर चार्ज होगा ही नहीं। चार्ज कहाँ होगा, मैंने फर्स्ट समझाया था आपको, चार्ज कहाँ होगा, सिर्फ देखिए सरफेस पे। ठीक है, तो अब देखिए हम ग्राफ देखते हैं। ये देखिए ग्राफ, ग्राफ हमने किस में ड्रॉ करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस में। दिस इज द ओरिजिन O। सो लेट अस कंसीडर अ शेल। ये क्या है, शेल, हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर लिया है हमने यहाँ पे। तो अब देखिए शेल है, ये इसका डिस्टेंस सॉरी रेडियस r है। ठीक है, तो अब देखिए इनसाइड, इनसाइड क्या होता है, इनसाइड ये आया ना इनसाइड, तो इनसाइड वैल्यू है इलेक्ट्रिक फील्ड की, ये देखिए 0, ये दी गई है रेड लाइन से। ठीक है, ऑन द सरफेस इट्स मैक्सिमम, ये देखिए मैक्सिमम, E मैक्सिमम इक्वल टू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट, एंड एट ए पॉइंट आउटसाइड द सरफेस, अगर पॉइंट P बाहर है तो वैल्यू कैसे डिक्रीज करती है, इस फॉर्मूला से, E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर, मतलब ऐसे जाएगा ग्राफ, लेकिन आपने एक्स एक्सिस को ग्राफ टच नहीं करना है, ये ध्यान देना आपने, डोंट टच द ग्राफ इन द एक्स एक्सिस। ओके, तो ये था हमारे पास, क्या था, ये था हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू हॉलो स्फीयर। अब देखिए नंबर 5 है हमारे पास, जो फोर्थ केस बचा था, दैट इज नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, हॉलो तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि हॉलो में तो अंदर जगह नहीं होगी, चार्ज अंदर थोड़े ना रहेगा, बाहर जाएगा। तो कौन सा केस रह गया हमारे पास, फोर्थ,
सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। ठीक है, तो इसमें देखिए हमने क्या करना है, लेट अस कंसीडर अ सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर जिसपे कि चार्ज Q यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, लेट रो इज द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी ऑफ द स्फीयर। अब देखिए हमने यहाँ पे रो क्यों लिया है, पिछले केस में हमने सिग्मा लिया था क्योंकि चार्ज सिर्फ सरफेस पे था, तो हमने सरफेस एरिया से डील करना था। अब जो है चार्ज वो पूरे वॉल्यूम पे है, तो पूरे वॉल्यूम पे कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में हम किसकी हेल्प से चार्ज को कैलकुलेट करते हैं, रो की हेल्प से। सो रो इज चार्ज डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द गिवन सॉलिड स्फीयर। ठीक है, so number 1 आता है electric field at a point outside the solid sphere. So let us consider a point P at a distance r from the center O such that r is greater than capital R. तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि point P जो है वो outside the solid sphere है। अब देखिए यहाँ पे हम छोटा सा एलिमेंट कंसीडर करेंगे, वही स्टेप्स हैं जिसका एरिया होगा ds, एरिया वेक्टर विल बी आउटसाइड, outward, and E vector electric field is radially and same at any point of this Gaussian surface। ठीक है, क्योंकि हमने P से Gaussian surface ड्रॉ किया है, इसका सेंटर O है, और Gaussian surface ड्यू टू सिमेट्री इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहाँ क्या होती है, रेडियली आउटवर्ड, क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, अगर नेगेटिव होगा तो रेडियली इनवर्ड होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, सेम। तो चलिए आइए गॉस थ्योरम लगाते हैं। तो गॉस थ्योरम ये है, इसको हम खोलेंगे eds cos थीटा बन जाएगा, सिंस e एंड ds वेक्टर आर इन सेम डायरेक्शन। अब थोड़ा सा फास्ट हो जाइए आप भी, क्योंकि हमने पहले ये चीजें कर ली हैं। cos 0 is 1, e can be taken out from the integration because value of e is same at every point of the Gaussian surface। ठीक है, और ds क्या है, सरफेस एरिया ऑफ द Gaussian sphere, और इस बार जो Gaussian sphere की रेडियस है दैट इज स्मॉल r। तो देखिए एरिया किसका है, गॉसियन स्फीयर का। सो 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, तो ये वैल्यू आ गई। तो इस बार भी जो वैल्यू है दैट इज ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। देखिए वो भी पॉइंट चार्ज से मैच कर रही है, जो थी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज एंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। देखिए अगर चार्ज की फॉर्म में पूछा है ये है, अगर रो की फॉर्म में पूछा है तो हम रो में देखिए लिखेंगे, सिंस रो इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई वी, तो क्यू क्या होगा, रो इंटू वी। ठीक है, अब रो क्या है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी ऑफ द गिवन स्फीयर, और जो V है दैट इज वॉल्यूम ऑफ द गिवन स्फीयर। ठीक है, तो अब देखिए ये वैल्यू पुट करेंगे हम यहाँ पे, ये 4 पाई आर स्क्वायर यहाँ आया था, तो ये वैल्यू पुट करेंगे हम, तो ये वैल्यू आएगी हमारे पास दैट इज रो आर क्यूब, 4 से कट जाएगा 4, पाई से पाई कट जाएगा, एंड रो आर क्यूब ओवर 3 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। समझ गए ना, Q इक्वल टू रो V, रो इज द volume charge density of the given sphere and V is the volume of the given sphere which is 4 by 3 pi r cube। क्योंकि चार्ज देखिए किस पे है, चार्ज इस पे है ना, इस पे है चार्ज गिवन स्फीयर पे, तो इसी की निकालेंगे चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम भी इसी का होगा। ठीक है, और जो सरफेस एरिया होगा वो किसका होगा, गॉसियन स्फीयर का। यहाँ पे तो सरफेस एरिया निकलेगा क्योंकि गॉस थ्योरम में एरिया है ना कि वॉल्यूम है, यहाँ मत वॉल्यूम निकाल लीजिएगा क्योंकि यहाँ पे हमने एरिया ही निकालना है। ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला में एरिया है, लेकिन रो के केस में क्या होता है, वॉल्यूम होता है। ठीक है, तो देखिए चाहे आप ये इक्वेशन देख लीजिए, चाहे आप ये इक्वेशन देख लीजिए, E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। अब देखिए at the surface of the sphere put small r equal to capital R and get the result। ठीक है, और अगर हम इस फॉर्मूला में पुट करेंगे, अगर हम स्मॉल r को कैपिटल R पुट करते हैं तो अकॉर्डिंगली वो भी रिलेशन हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए नंबर थर्ड पॉइंट दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि हमें डिफर करता है बाकी पॉइंट्स, वो देखिए। ठीक है, तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट इनसाइड द सॉलिड स्फीयर, तो ये हमारे पास पूरा सॉलिड स्फीयर जिसकी रेडियस है r, और ये हमने गॉसियन स्फीयर लिया है अंदर, मतलब कि हमने अंदर एक पॉइंट P लिया है एट अ रेडियस r वेयर r इज लेस देन द रेडियस ऑफ द गिवन स्फीयर। ठीक है, तो लेट अस ड्रॉ अ गॉसियन स्फीयर विद रेडियस स्मॉल r। ठीक है, और हमें पता है गॉसियन स्फीयर पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है ड्यू टू सिमेट्री। और यहाँ पे हमने पॉइंट P पे एक एरिया एलिमेंट लिया है ds, जिसकी एरिया वेक्टर है ds वेक्टर विच इज डायरेक्टली आउटवर्ड, और E वेक्टर और ds वेक्टर में हमारे पास एंगल कितना है, 0 डिग्री। ठीक है, तो चलिए गॉस थ्योरम लगाते हैं। क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds वेक्टर इक्वल टू q प्राइम। देखिए q प्राइम क्यों, अब ध्यान से समझिए इस चीज को।
हमें पता है इस पूरे स्फीयर पे कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड था, Q। ये हमें गिवन था कि Q चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है, जहाँ हमने मान लिया था कि लेट अस कंसीडर Q चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड। अब देखिए हमने इस बार गॉसियन स्फीयर जो है वो इस स्फीयर के अंदर लिया है, तो इतने से स्फीयर में कितना चार्ज है, मान लेते हैं Q प्राइम, कि पूरे चार्ज का इसने कितना चार्ज लिया है, मान लीजिए Q प्राइम, क्योंकि गॉस थ्योरम क्या कहती है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स that is E dot ds over closed surface is equal to 1 over epsilon naught times net charge enclosed by the surface, net charge enclosed by the Gaussian surface, ठीक है। तो अब देखिए गॉसियन सरफेस इस बार ये है, तो पूरे चार्ज में से कितना चार्ज है उसके पास, मान लेते हैं Q प्राइम, मान लेते हैं कितना है Q प्राइम। तो अब देखिए खोलेंगे हम cos थीटा, थीटा इज 0 डिग्री, सो cos 0 इज 1। अब देखिए Q प्राइम कैसे बनेगा, देखिए Q प्राइम देखिए कैसे बनेगा, हमें पता है रो क्या होता है, Q ओवर V, तो Q क्या बनेगा, रो इंटू V, पर इस बार Q क्या है, Q प्राइम है, और हमने कहाँ लिया है, ये गॉसियन सरफेस पे, तो रो इनटू ये जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ द गॉसियन स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ द गिवन स्फीयर नहीं होगा, वॉल्यूम ऑफ द गॉसियन स्फीयर, क्योंकि क्यू प्राइम कहाँ निकल रहा है, गॉसियन स्फीयर पे, और जो रो है, रो किसकी डेंसिटी है, रो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है पूरे स्फीयर की, और पूरे स्फीयर की वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होती है, क्यू डिवाइडेड बाय वी, दैट इज वॉल्यूम ऑफ द गिवन स्फीयर, क्योंकि डेंसिटी किसकी है, स्फीयर की, गिवन स्फीयर की, लेकिन यहाँ पे जो वॉल्यूम है वो किसका है, गॉसियन स्फीयर की, ठीक है, क्योंकि क्यू प्राइम कहाँ निकाल रहे हैं, गॉसियन स्फीयर पे। लेकिन जब इस चार्ज डेंसिटी को हम खोलेंगे तो ये क्या होती है, क्यू डिवाइडेड बाय वी, क्या, v वॉल्यूम ऑफ द गिवन स्फीयर, तो इट इज q डिवाइडेड बाय 4 pi 3 pi कैपिटल R क्यू, एंड वॉल्यूम ऑफ द गॉसियन स्फीयर इज 4 pi 3 pi स्मॉल r क्यू। तो देखिए 4 pi 3 से 4 pi 3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, एंड आंसर इज क्यू आर क्यूब डिवाइडेड बाय कैपिटल आर क्यूब। तो मतलब इतना चार्ज लिया है गॉसियन सरफेस ने। तो देखिए ये वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे। अब क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ ds मींस गॉसियन सरफेस, ये जो गॉसियन सरफेस है इसका सरफेस एरिया कितना होगा, 4 pi r², क्योंकि गॉस थ्योरम कहाँ लग रही है, गॉसियन सरफेस पे, जितना एरिया हमने लिया है उस पे। तो वैल्यू पुट करेंगे देखिए, और जो हमारे पास जो वैल्यू है वो आएगी 1/4 pi epsilon naught q स्मॉल r ओवर कैपिटल R क्यू। और यहाँ पे देखिए E is directly proportional to small r, E is directly proportional to small r। तो ये हमारे पास फर्स्ट केस है, हमारे पास जो 3 केस थे ना, फिर से मैं रिवाइज कर रही हूँ, एक हॉलो कंडक्टिंग, एक सॉलिड कंडक्टिंग, ठीक है, और एक हॉलो नॉन कंडक्टिंग। इन तीनों के केस में हमारे पास जो इनसाइड थी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू E इनसाइड, वो क्या थी, 0। लेकिन इस केस में दैट इज सॉलिड नॉन कंडक्टिंग में, क्योंकि सॉलिड कंडक्टिंग में चार्ज जो है वो बाहर चला जाता है, सॉलिड कंडक्टिंग में फैल जाता है, नॉन कंडक्टिंग है नहीं तो इसमें फैल जाएगा, नॉन कंडक्टिंग इंसुलेटर है, तो चार्ज क्या रहेगा, जहां है वहीं पड़ा रहेगा, तो पूरे में फैल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, E क्या है, 0 नहीं है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल r, मींस जैसे जैसे r बढ़ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज हो रही है। एज्यूम करिए ना कि जैसे आप फुला रहे हैं फुटबॉल को किसी को या सॉलिड को किसी को, तो जैसे जैसे r बढ़ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो अब देखिए ग्राफ देखिए हमारे पास इनसाइड दी, ये हमने अगर लिया है सॉलिड स्फीयर नॉन कंडक्टिंग, इस पे पूरे में चार्ज जो है वो फैला हुआ है, ठीक है, ऐसे था ना। तो अगर इनसाइड की बात करते हैं तो E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, जैसे जैसे R बढ़ रहा है E जो है बढ़ रहा है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू दी ओरिजिन, समझ रहे आप, जैसे जैसे यहाँ से R बढ़ रहा है, देखिए सेंटर से, सॉरी यहाँ सेंटर से R बढ़ रहा है, सेंटर से R इंक्रीज हो रहा है स्मॉल r, ठीक है, ये था ना ऐसे, स्मॉल r सेंटर से इंक्रीज हो रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, क्योंकि सरफेस पे आते आते जो है चार्ज वो बढ़ रहा है, ठीक है। और उसके बाद सरफेस पे क्या हो रहा है, मैक्सिमम वैल्यू, दैट इज
ये देखिए सरफेस पे क्या वैल्यू थी हमारे पास, ये 1/4πε0 Q/r², इट इज द मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, और जैसे ही हम सरफेस से बाहर आ रहे हैं आउटसाइड दी स्फीयर, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैसे डिक्रीज होती है, E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। ये देखिए हमने किया था ना आउटसाइड द पॉइंट, ये देखिए फर्स्ट पॉइंट था आउटसाइड द सॉलिड स्फीयर एंड आंसर वाज 1/4πε0 Q/r², या फिर ये दोनों में से कोई भी आप इक्वेशन देख लीजिए, दोनों में इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r² है। तो ये देखिए ग्राफ यहाँ पे स्ट्रेट चलेगा क्योंकि E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। सरफेस पे मैक्सिमम हो जाएगा और उसके बाद देखिए चार्ज है नहीं, तो इट मीन जैसे जैसे डिस्टेंस दूर जाता जाएगा इस चार्ज से, जैसे जैसे पॉइंट P दूर जाता जाएगा R बढ़ता जाएगा, चार्ज उससे दूर होता जाएगा। देखिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो है वो क्या है, वो डिक्रीज होती जाएगी, पर आपने एक्स एक्सिस पे इसको टच नहीं करना है। ठीक है, आप आगे देखिए कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं इस पे। सो फर्स्ट न्यूमेरिकल है, अ पॉइंट चार्ज कॉजेज एन इलेक्ट्रिक फ्लक्स, कि एक पॉइंट चार्ज है उसकी वजह से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, इतना, और कहाँ से पास हो रहा है, गॉसियन सरफेस ऑफ 10 सेंटीमीटर रेडियस concentrated on the charge। तो क्या कैलकुलेट करना है, if the radius of the Gaussian surface were doubled, how much flux would pass through that surface and what is the value of point charge। मतलब यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज था उसकी वैल्यू भी पूछ रखी है। अब देखिए मैंने आपको हर वीडियो में बताया है, जो हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की वीडियो देखते हैं, अगर आपने नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनकी लिंक देख सकते हैं। मैंने आपको हर वीडियो में बताया है कि जब भी आपको कोई प्रॉब्लम दी जाती है, सबसे पहले तो आपने क्या करना है, गिवन लिख लेना है कि गिवन क्वांटिटीज आपको क्या दी है, नंबर 1। नंबर 2, फिर आपने देखना है ये किस फॉर्मूला पे बेस्ड है, किस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, या कौन सी थ्योरी है यहाँ पे, ठीक है, और कौन सा चैप्टर है। ठीक है, नंबर 3, आपने क्या करना है, जितनी भी क्वांटिटीज आपको गिवन है उनको क्या करना है, आपने सेम यूनिट्स में कन्वर्ट कर देना है, सेम यूनिट्स। और उसके बाद फिर आपने देख लेना है कि आपको क्या निकालना है। तो सबसे पहले गिवन क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स विच इज गिवन बाय -1.0 × 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम पर कूलम। ठीक है, और उसके बाद आपको दिया है रेडियस ऑफ द गॉसियन स्फीयर दैट इज 10 सेंटीमीटर, और एसआई यूनिट में आएगी 0.1 मीटर, क्योंकि एसआई में है तो ये भी एसआई में करने पड़ेंगे। ठीक है, अब देखिए हमें ये भी पता है कि जो गॉस थ्योरम है दैट इज क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds is equal to 1/ε0 time the net charge enclosed by the surface, enclosed by the surface। ठीक है, और गॉस थ्योरम जो है, जो चार्ज है वो सिर्फ enclosed by the surface है, मतलब क्लोज्ड सरफेस के अंदर कितना चार्ज होगा, और गॉस थ्योरम इस पे डिपेंड करती है कि सरफेस के अंदर चार्ज कितना है, ना कि साइज पे डिपेंड करती है, साइज पे डिपेंड नहीं करती है। तो यहाँ पूछा है कि गॉसियन सरफेस का अगर साइज डबल कर दिया जाए, रेडियस डबल कर दिया जाएगा, तो फ्लक्स पे क्या फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि गॉस थ्योरम हमारी जो है वो साइज और शेप पे डिपेंड नहीं करती है, वो सिर्फ इस बात पे डिपेंड करती है कि क्लोज्ड सरफेस के अंदर कितना चार्ज है। ठीक है, तो वही फ्लक्स रहेगा -1.0 × 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स। अब देखिए दूसरा पूछा है पॉइंट चार्ज। तो देखिए फ्लक्स हमें दिया है, एप्सिलॉन नॉट वैल्यू हमें पता है, ठीक है, तो हमने क्यू निकाल लेना है। ठीक है, तो फ्लक्स अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम Q ओवर एप्सिलॉन नॉट, सो Q इक्वल टू 5 × एप्सिलॉन नॉट। 5 की देखिए वैल्यू पुट करिए, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू इज 8.85 × 10⁻12 न्यूटन इनवर्स कूलम स्क्वायर मीटर इनवर्स स्क्वायर। तो हम पहले क्या करेंगे, देखिए ये जो वैल्यूज है ना 10⁻⁴ ये कर लेंगे कैलकुलेट, तो विच इज -12 3 इट इज -9, और ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो 8.85 -1 -8.85 एंड 10⁻⁻9 इज नैनो कूलम, और माइनस में आया है चार्ज। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इज अ यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर हैज अननोन चार्ज। ठीक है, if the electric field 20 centimeter from the center of the sphere is this and radially inward, what is the net charge। अब देखिए गिवन, सबसे पहले गिवन, ठीक है, गिवन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड दी है हमें, हमने लिख ली, रेडियस दिया है लिख लिया, और इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ दी है, तो गॉसियन स्फीयर है जिसका रेडियस 10 सेंटीमीटर है, और 20 सेंटीमीटर पे कहीं पॉइंट P पे ये कितना है 20 सेंटीमीटर, यहाँ पे हमें वैल्यू दी है 1.5 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है,
तो अब देखिए क्या कैलकुलेट करना है हमें, चार्ज। ठीक है, तो ई क्या होता है, देखिए अगर पॉइंट बी बाहर हो, क्योंकि चार्ज पूछा है ना हमें, ठीक है, पॉइंट बी बाहर हो तो हमें पता है जो स्फीयर है वो कैसे बिहेव करता है, पॉइंट चार्ज की तरह। और इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए क्या होती है, 1/4πε0 Q/r²। आर हमें दिया हुआ है, ई हमें दिया है, 1/4πε0 की वैल्यू पता है, तो क्यू जो है वो निकल आएगा। तो देखिए आर की वैल्यू हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, 1/4πε09 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स स्क्वायर, एंड ई इज 1.5 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। ठीक है, तो देखिए वैल्यू पुट करेंगे, ई की वैल्यू पुट करेंगे। अब 1/4πε0 की वैल्यू तो 9 × 10⁻9, तो 4πε0 की कितनी होगी, 1/9 × 10⁻9। आर की वैल्यू पुट कर लीजिए। अब अगेन 10 पावर वाले सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से भी आएगा 0.2 है, 2 डिवाइडेड बाई 10 आएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू आएगी 6.67 × 10⁻⁹ कूलम, दैट इज 6.67 नैनो कूलम। अब देखिए रेडियली इनवर्ड है और हमें पता है अगर नेगेटिव हो स्फीयर तब जो है वो वैल्यू क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, इनवर्ड। ठीक है, तो इट मीन ये जो चार्ज है ये क्या है, नेगेटिव है। अगर पॉजिटिव होता तो फिर आउटवर्ड होता। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ 2.4 मीटर डायमीटर है द सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, ये दिया है। फाइंड द चार्ज ऑन द स्फीयर एंड व्हाट इज द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। देखिए क्या दिया है हमें, रेडियस दिया है, लिख लीजिए। डायमीटर दिया है, डायमीटर 2.4 मीटर, तो रेडियस कितना होगा, डायमीटर डिवाइडेड बाय 2 विच इज 1.2 मीटर। ठीक है, सरफेस चार्ज डेंसिटी दी है 80 माइक्रोकूलम, तो माइक्रो को हम कूलम में कन्वर्ट कर लेंगे, दैट इज 10⁻⁻6 कूलम पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए क्या दिया है, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या निकालना है, चार्ज बहुत आसान है, सिग्मा इज क्यू डिवाइडेड बाय एरिया। तो क्यू कितना आएगा, सिग्मा इंटू एरिया। ठीक है, सिग्मा की वैल्यू हमें दी है ना, और एरिया ऑफ दिस स्फीयर कितना होता है, 4πr²। तो देखिए 4πr², सिग्मा की वैल्यू लिख लिया, 80 × 10⁻⁻6, 4 की वैल्यू एज सच, पाई की 3.14, आर की 1.2 इंटू 1.2, क्योंकि स्क्वायर में है तो वैल्यू हमारे पास ये आती है, दैट इज 1.45 × 10⁻³ कूलम। अब देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज Q/ε0। क्यू हमारा निकला है यहाँ पे, ε0 की वैल्यू हमें पता होती है ना, तो ये वैल्यू जब कैलकुलेट करेंगे तो फ्लक्स कितना आएगा, 1.63 × 10⁸ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स, क्योंकि फ्लक्स होता क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया, इलेक्ट्रिक फील्ड के फोर्स डिवाइडेड बाय चार्ज एरिया। ठीक है, फोर्स के न्यूटन, चार्ज के कूलम, यहाँ पे कूलम इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, एरिया के मीटर स्क्वायर, तो देखिए न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स। चलिए आगे देखिए, अ स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर हैज अ चार्ज 2 × 10⁻⁷ कूलम डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ऑन इट्स सरफेस पे। ठीक है, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर, पता होना चाहिए आपको इनसाइड द स्फीयर। देखिए उसने बोला है चार्ज सिर्फ सरफेस पे है। ठीक है, और नंबर बी पूछा एट द सरफेस ऑफ द स्फीयर एंड एट ए पॉइंट 20 सेंटीमीटर, मतलब आउटसाइड द स्फीयर। तो देखिए गिवन लिख लीजिए पहले, सिंस नो चार्ज इज प्रेजेंट इनसाइड द कंडक्टर सो नो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इनसाइड, तो पहले का आंसर क्या हो गया, जीरो। ठीक है, द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर, ठीक है, 1/4πε0 Q/R², यही था ना। ठीक है, तो हमने वैल्यू पुट कर लिया 1/4πε0 का, Q की वैल्यू हमें दे रखी है, R की वैल्यू 0.1 मीटर इंटू 0.1 मीटर, क्योंकि सरफेस पे है ना तो रेडियस ही आएगा, सरफेस पे है ना तो जितना रेडियस है उतना ही R होगा। ठीक है, तो R 10 सेंटीमीटर है तो इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.1 मीटर। तो अब देखिए वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट 20 सेंटीमीटर, तो इस बार जो R है वो कितना हो गया, 20 सेंटीमीटर, क्योंकि R हमारा कहीं दूर होगा ना, ये देखिए यहाँ पे 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस बार फॉर्मूला भी क्या हो जाएगा, 1/4πε Q/r²। Q की वैल्यू हमारे पास दी है, R की वैल्यू 20 सेंटीमीटर है, SI यूनिट्स में 0.2 मीटर, 0.2 मीटर, और ये वैल्यू आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो ये देखिए ये क्वेश्चन भी हो गया। अब आगे देखिए, एन अर्ली मॉडल फॉर एन एटम कंसीडर्ड it to have a positively charged point nucleus of charge z, कि हमारे पास जो मॉडल ऑफ एटम है पहले था, होता कभी, ठीक है अभी भी खैर वही है, तो उसमें जो न्यूक्लियस का चार्ज है वो क्या है,
ZE, और हमें पता है न्यूक्लियस कहाँ होता है, एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर, एट द सेंटर ऑफ द एटम, सराउंडेड बाय यूनिफॉर्म डेंसिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज अप टू रेडियस r। मतलब रेडियस r जितना भी है, ये एटम कंसीडर किया है हमने, इसका रेडियस है r, और नेगेटिव चार्ज जो है डिस्ट्रीब्यूटेड है बाकी हर जगह, ठीक है। एंड द एटम एज ए होल इज न्यूट्रल, मतलब न्यूट्रल है एटम, मतलब जितना पॉजिटिव चार्ज सेंटर में है उतना ही नेगेटिव चार्ज जो है वो पूरे एटम पे फैला हुआ है। तो प्लस ZE माइनस ZE जो टोटल चार्ज है वो एटम पे क्या है, जीरो, एटम क्या है, न्यूट्रल, ठीक है। सो फॉर दिस मॉडल व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम द न्यूक्लियस। अब r के भी देखिए तीन केसेस होंगे, इनसाइड है, आउटसाइड है, या सरफेस पे है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें जो दिया हुआ है, चार्ज ऑन द न्यूक्लियस इज ZE, सिंस एटम इज न्यूट्रल, सो चार्ज आउटसाइड द न्यूक्लियस कितना होगा, यहाँ पे कितना होगा चार्ज, माइनस ZE, ठीक है। Therefore charge density rho is given by Q over V. Okay, now Q is negative charge, obviously negative charge क्योंकि negative charge फैला हुआ है हर जगह, and V is the volume of the sphere of the radius r। तो रो क्या बनेगा, माइनस ZE over 4/3 pi r cube, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, ठीक है, गिवन स्फीयर। अब देखिए पॉइंट P, ये हमने पूछा है ना, इन्होंने बोला है कि डिस्टेंस r, तो r की तीन पॉसिबिलिटीज बनती हैं, r सरफेस से स्फीयर के बाहर होगा, या स्फीयर के अंदर होगा, या स्फीयर के सरफेस पे होगा। तो सबसे पहले r आउटसाइड द एटम सच दैट r इज ग्रेटर देन r। अब देखिए टोटल एटम क्या है, न्यूट्रल, क्योंकि जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव फैला हुआ है, तो टोटल एटम है हमारे पास न्यूट्रल, ठीक है। तो हमने पॉइंट A ले लिया सपोज बाहर। अब गॉस थ्योरम लगाएंगे तो क्या कहती है गॉस थ्योरम, E डॉट ds इक्वल टू नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। तो नेट चार्ज यहाँ क्या है, जीरो, प्लस ZE माइनस ZE जीरो, सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट आउटसाइड द एटम इज जीरो। अब देखिए नेक्स्ट, लेट अस कंसीडर एटम जो है, जो पॉइंट है वो कहाँ है, इनसाइड, ये स्फीयर है हमारे पास पूरा, और हमने इस पर पॉइंट क्या ले लिया यहाँ पे, दैट इज r लेस देन r। अब देखिए, अब पूरा चार्ज कितना फैला हुआ है, माइनस ZE, उसमें से कितना चार्ज इसने लिया अभी देखते हैं। देखिए सो पहली तो बात कि Q प्राइम, लेट अस कंसीडर गॉसियन स्फीयर ने यहाँ पे कितना चार्ज लिया है, Q प्राइम, विच इज चार्ज ऑन द न्यूक्लियस प्लस नेगेटिव चार्ज विद इन द गॉसियन स्फीयर ऑफ रेडियस r, कि ये तो आएगा ही ना, प्लस कितना चार्ज, गॉसियन स्फीयर ने टोटल चार्ज में से कितना चार्ज लिया है, विच इज रो इंटू वॉल्यूम ऑफ द गॉसियन स्फीयर, क्योंकि चार्ज क्या होता है, क्योंकि रो क्या होता है, चार्ज डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, तो चार्ज क्या होता है, रो इंटू वॉल्यूम। तो कितना होगा नेगेटिव चार्ज विद इन द गॉसियन स्फीयर ऑफ रेडियस r, विच इज रो इंटू वॉल्यूम ऑफ द गॉसियन स्फीयर। अब रो किसका है, पूरे एटम का, रो किसका है, पूरे एटम का, विच इज q डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द गिवन एटम, ठीक है। q कितना, q है पूरे सरफेस पे, पूरे एटम पे, माइनस ZE डिवाइडेड बाय पूरे एटम का वॉल्यूम 4/3 पाई r क्यूब, और गॉसियन स्फीयर का कितना वॉल्यूम है, 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब, ठीक है। तो ये वैल्यूज जब कट जाएंगी तो हमारे पास रहेगा माइनस ZE स्मॉल r क्यूब डिवाइडेड बाय कैपिटल R क्यूब। तो ये हमने कॉमन निकाल लिया, ये वैल्यू आ गई Q प्राइम की। अब लगाते हैं देखिए गॉस थ्योरम, सिंस E डॉट ds में एंगल 0 डिग्री, सो cos 0 is 1, तो ये वैल्यू, और जो ds है दैट इज द एरिया ऑफ द गॉसियन स्फीयर विच इज 4 पाई r स्क्वायर, स्मॉल r स्क्वायर, ठीक है। तो ये वैल्यू पुट की तो हमारे पास ये वैल्यू जो है वो आ गई, किसकी, किसकी वैल्यू आई है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो अब देखिए नेक्स्ट इज S1 एंड S2 आर टू कंसेंट्रिक स्फीयर्स, मतलब S1 और S2 हमारे पास दो स्फीयर हैं जिनका सेंटर जो है वो सेम है, ठीक है। और S1 के चार्ज, S1 का चार्ज है Q, और S2 का चार्ज है 2Q। सो व्हाट इज द रेशियो ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू S1 एंड S2। चलिए तो देखिए, देखते हैं कितना आता है। अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू S1 phi1 इक्वल टू Q ओवर एप्सिलॉन नॉट एंड phi2, क्योंकि अंदर देखिए इस पर S2 के अंदर S1 भी है, तो टोटल चार्ज कितना होगा, 2Q प्लस Q 3Q, सो 3Q ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो रेशियो क्या है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, phi1 ओवर phi2 विच इज 1/3, क्योंकि Q ओवर एप्सिलॉन नॉट करेंगे हम तो Q से Q कट जाएगा, एप्सिलॉन नॉट, सो 1/3 आएगा। सो phi2 इक्वल टू 3 phi1। अब नंबर 2 है, हाउ विल द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू स्फीयर S1 चेंज।
S1 change if a medium of dielectric constant K is introduced in space inside S1। मतलब यहाँ पे जो एयर था ना, अब यहाँ पे कोई डायलेक्ट्रिक इंसुलेटिंग मटेरियल जो है इंक्लूड कर दिया है, जिसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, K। देखिए क्या होगा, S1 में क्या होगा, phi1 Q ओवर एप्सिलॉन हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट नहीं रहेगा, एंड एप्सिलॉन इज एप्सिलॉन नॉट इंटू K। तो ये वैल्यू आएगी S1 स्फीयर की फ्लक्स में। ठीक है, अब देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू S1 क्या है, थर्ड क्वेश्चन। हाउ विल द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ S1 चेंज इफ द मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K इज इंट्रोड्यूस्ड इन द स्पेस इनसाइड S2 इन प्लेस ऑफ एयर। तो ठीक है, अगर यहाँ कहीं हम, ये जो जगह है, अगर यहाँ पे हम डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करते हैं तो S1 पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, S1 का इलेक्ट्रिक फ्लक्स वही रहेगा। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, ये हमारी इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड्स का लास्ट वीडियो था। इसके साथ ही आपका चैप्टर 1 जो है वो खत्म होता है। आपके न्यूमेरिकल्स भी कवर हो चुके हैं, आपके कंसेप्चुअल भी कवर हो चुके हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड्स एक सिंगल वीडियो में बताऊंगी कि हमने उसको कैसे समराइज करना है, कैसे हमने उसको कंसेप्चुलाइज करना है। तो उस वीडियो का आप वेट करिएगा, थोड़े ही समय में आपके पास वो वीडियो आ जाएगी। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको पीडीएफ नोट्स की ज़रूरत है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, या फिर आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे भी फॉलो कर सकते हैं। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।